हेलो दोस्तों, पीसीएसबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोशिका एवं कोशिका संरचना को देखेंगे। ये बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा बना होता है जिसको कोशिका कहते हैं। और कोशिका से मिलके ऊतक बनता है। ऊतक और ऊतक समूह मिलके अंग बनाते हैं। और अंग तंत्र या अंग समूह मिलके शरीर का निर्माण करता है। इस तरह कोशिका जो है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई। इसके अध्ययन यानी कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में। उसमें जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन और पुरकिंजे द्वारा। वहीं केंद्रिका फोलिक फोंटाना द्वारा 1774 में। लाइसोसोम की खोज डी डबे द्वारा 1958 में। और माइटोकांड्रिया का रिचर्ड अल्टमान द्वारा। हालांकि रिचर्ड अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था, और जबकि इसको जो माइटोकांड्रिया नाम दिया गया था वो बेंडा द्वारा दिया गया था। एक वैज्ञानिक है बेंडा द्वारा 1897 या 98 में। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। और लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकांड्रिया आदि जैसे कोशिकांग भी नहीं होते इसमें। वहीं जबकि यूकैरियोटिक ये पूर्ण विकसित है। ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये आकार में बड़ी भी होती हैं। और इसमें एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य में ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र, श्वसन तंत्र माइटोकांड्रिया में। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, और इसमें श्वसन तंत्र माइटोकांड्रिया में होता है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और एक मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लैंगिक जनन भी होता है। देखिए, स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री हैं। इन्होंने बताया कि पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। वहीं जबकि थियोडर स्वान ये जीव विज्ञानी, इन्होंने बताया कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। इन्हीं दो विज्ञानियों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। और प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव हो सकता है, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, क्लोसोमोनास, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं तथा ऊतक के समूह से अंग का निर्माण होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। देखिए, कोशिका विभाजन व क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग द्वारा 1880 में की गई। पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका होती है। इसे बताया ट्रांसबर्जर ने। गुणसूत्र का नामकरण किया वाल्डेयर ने। रूडोल्फ विर्चो ने विचार दिया कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात कोशिका विभाजन से। वाटसन एवं क्रिक ने 1853 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का विचार दिया। वहीं कोशिका को मापने की छोटी इकाई माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की। और मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। चलिए अब कोशिका की संरचना को देखते हैं। देखिए, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। एक कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन,
एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और एक केंद्रक। इसमें एक कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, फिर राइबोसोम, फिर गाल्जी काय, फिर लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, फिर रजधनी, फिर तारिकाएं, इन सबको आगे हम लोग देखेंगे। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसको चयनात्मक झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत लिपिड का होता है। यह कोशिका का आकार बनाए रखने में मदद करती है। चलिए आगे सेल वॉल देखें। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। देखिए दो कोशिका भित्ति के बीच में पेंटिन और कार्बोहाइड्रेट की एक स्तर बना होता है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट और पेंटिन की एक परत बनी होती है। कोशिका द्रव्य को देखें। ये जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें अनेक रचनाएं होती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका, राइबोसोम्स, गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। चलिए इसके पहले भाग को देखते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार नलिकाओं का एक घना जाल होता है। ठीक है। इन नलिकाओं द्वारा प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम, शर्करा और जल का परिवहन होता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, यानी कि ये कोशिका को अंदर से सपोर्ट करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक चिकनी यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो खुरदरी जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे कुछ राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको खुरदरा बोलते हैं। और चिकनी है, इस पे राइबोसोम के कोई कण नहीं पाए जाते, इसलिए इसको चिकना यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए राइबोसोम, यह कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग है। इसका निर्माण आरएनए और प्रोटीन द्वारा होता है। इसकी खोज पैलेट द्वारा 1955 में की गई। यह दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आगे देखें गाल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी द्वारा 1898 में, बेकर द्वारा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। यह पादप कोशिकाओं में इसे डेक्टियोसोम कहा जाता है। इनका निर्माण लिपिड और प्रोटीन से होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है और गाल्जी का ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है ये, यानी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन गाल्जी काय द्वारा होता है। ये सब कोशिका में होता है, इस बात को ध्यान देंगे। लाइसोसोम को देखें। इसकी खोज डी डुवे द्वारा 1949 में किया गया। यह एक थैली नुमा संरचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ या अंग हैं, जो टूटे फूटे अंग हैं, उनके भाग को पाचित करके ये पूरी कोशिका को साफ कर देता है और जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता भी करता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्बर्ट वान कोलिकर 1880 में
अल्बर्ट वॉन ने इसे सबसे पहले कीटों के मांसपेशियों में देखा था। उसके बाद फिर अल्टमैन ने 1890 में इसकी खोज की, जिसको बायोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद फिर बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया 1898 में। यह एक बाहरी झिल्ली में कंता झिल्ली से घिरी रहती है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए आगे लवक को देखें। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। अवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। ये पौधों के जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाया जाता है। यह स्टार्च, प्रोटीन और वसा के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं, जैसे लाल, नीला, नारंगी रंग के। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अगला हरित लवक। ये हरे रंग के लवक हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। इसे पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं, यानी किचन ऑफ सेल। आगे है सेंट्रोसोम। इसकी खोज टी बोवेरी ने 1888 में की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। ये सीलिया और फ्लैजिला ये कोशिका का एक लोकोमोटिव टाइप का ऑर्गेनल है, यानी वो अंगक। केंद्रक, ये खोज का इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में किया गया। ये कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना के रूप में पाया जाता है। इसको इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। क्रोमेटिन, यह केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह महीन धागों की जाल जैसी रचना होती है। यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के जालिका के जो क्रोमेटिन का जाल होता है, उसके धागे अलग होकर कई छोटे और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको ही गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र बना होता है। गुणसूत्र को देख लें। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे और कुंडलित धागे के रूप में होता है। यह डीएनए और प्रोटीन, जो हिस्टोन है वो एक प्रकार का प्रोटीन, उससे मिलकर बना होता है। ये आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने और कोशिका विभाजन और उसकी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। देखिए, मक्का की कोशिका में 20 गुणसूत्र होते हैं। वहीं टमाटर की कोशिका में 24 और आलू की कोशिका में 48 गुणसूत्र। चलिए गुणसूत्र को देखें। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे और कुंडलित धागों के रूप में होता है। डीएनए और प्रोटीन से ये मिल के बना होता है। ये आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये पेलिकल, यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स, ये पेलिकल के द्वारा घिरा होता है। फिर उसके बाद क्रोमेटिड्स,
ये मैट्रिक्स में गुणसूत्र की लंबाई के बराबर दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है। ये डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। नाभिकीय अम्ल, इसकी खोज 1868 में फ्रेडरिक मीसर ने की। ये दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए और आरएनए। डीएनए द्विकुंडलित रचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के दो धागे रहते हैं। प्रत्येक धागों का निर्माण डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फास्फेट से होता है। यह आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आरएनए को देख लें, ये डीएनए से आनुवंशिक निर्देश प्राप्त करता है और कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसमें थायमीन के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। जैसे डीएनए में राइबोस शर्करा और फास्फोरस और क्षारों में जो एडेनिन, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन पाए जाते हैं, उसमें यहाँ यूरेसिल पाया जाता है थायमीन की जगह, यानी इसमें थायमीन नहीं होता जबकि डीएनए में थायमीन होता है। आरएनए वायरस में आनुवंशिक सामग्री के रूप में भी कार्य करता है। चलिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख लें। देखिए जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता। इसमें कवक जैसे कुछ पौधों को छोड़कर सभी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोसोम रचना होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें रसधानी यानी रिक्तिका नहीं होती, इसमें रिक्तिका होती है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, इसका आकार लगभग आयताकार होता है। इस तरह जंतु और पादप कोशिका में अंतर देख लिया गया। आगे देखें, सेल डिवीजन को देखें आपको, यानी कोशिका विभाजन। देखिए 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने विचार दिया कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं, यानी अर्थात कोशिका विभाजन से। देखिए कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है, एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन, यह विभाजन आदिम अविकसित एक कोशिकीय जीव जैसे कवक, शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में होता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। संतत कोशिका यानी डॉटर सेल, यानी कि जो कोशिका है उसको पेरेंट यानी मदर सेल बोलेंगे, फिर उससे जो टूट के जो नई कोशिका बनेगी उसको संतत या डॉटर सेल बोलेंगे। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतत कोशिकाएं बनाती हैं। समसूत्री विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है, ये कई चरणों में संपन्न होती है। इसको अध्ययन के अनुसार इसको 5 भागों में बांट देते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज को देखते हैं। यह विभाजन के पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका के जल योजित यानी हाइड्रेट होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें केंद्रक जाल जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ये केंद्रक द्रव्य में विसरित रहता है यानी डिफ्यूज रहता है और धीरे धीरे यह केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। इसके 3 उपचरण हैं, G1, S, G2, जो कोशिका विभाजन की तैयारी के लिए आवश्यक है।
प्रोफेज, ये कोशिका विभाजन की वास्तविक शुरुआत इसी फेज से होती है। इसमें क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर गुणसूत्र बनाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पे जो दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। इस अवस्था में क्रोमेटिन धागे मोटे और छोटे होकर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं और सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ये है ना, ये दो तरफ जा रहे हैं, दोनों की तरफ। फिर इसमें गुणसूत्र संघनित होकर दृश्यमान होता है, यानी एक संघनित होकर गुणसूत्र दिखने लगता है और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। इसमें दो सेंट्रोसोमों के बीच कोशिका द्रव्य में कुछ परिवर्तन होता है जिससे तारकायों के बीच एक स्पिंडल फाइबर बनता है, यानी तरकु धागे, स्पिंडल फाइबर। ये पादप कोशिकाओं में स्पिंडल फाइबर होता है लेकिन इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। उसका देखें मेटाफेज को, यह कोशिका विभाजन यानी समसूत्री विभाजन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस अवस्था में तरकु धागे यानी स्पिंडल फाइबर जो है पूर्ण विकास हो जाता है इसमें स्पिंडल फाइबर का। देखिए स्पिंडल फाइबर एक धागे जैसी एक सूक्ष्म नल की संरचना होती है जो ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी होती है। ये एक पूरा साइटोस्केलेटल तंत्र बनाती है जो सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को अलग करता है। इसमें संघनित गुणसूत्र कोशिका के मध्य में एक मेटाफेज प्लेट या भूमध्य रेखा यानी ये देख रहे हैं, ये जो बीच का जो पार्ट है ये मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं, यानी ये मध्य रेखा के बीच में आते हैं। इसके बाद इस चरण में स्पिंडल फाइबर प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोसोमियर से जुड़ता है जो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने के लिए तैयार करता है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ का। फिर इसके बाद आता है एनाफेज। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र एक सेंट्रोमियर दो धागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। इसके बाद दोनों क्रोमैटिड दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं जिन्हें संतति गुणसूत्र कहते हैं। ये वाला फेज देखिए दोनों ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है टेलोफेज। यह अवस्था प्रोफेज का उल्टा है। इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इसमें एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है और स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसमें एक जनक कोशिका का साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो अलग अलग संतत कोशिकाओं को बनाता है। कोशिका चक्र के अंत में भौतिक रूप से एक कोशिका का दो भाग में बट जाना, जिसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और अंगक का बंटवारा होता है। यह जंतुओं में बाहर से अंदर की ओर और पौधों में अंदर से बाहर की ओर होता है। इस तरह ये पूरे बंटवारे के बाद एक पूरी संतत कोशिका यानी दो कोशिका बनती हैं। चलिए अब देखें अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी और इसका नामकरण 1905 में फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इस कोशिका विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का दो बार विभाजन होता है और विभाजन केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है जिससे युग्मक बनते हैं। और इस कोशिका विभाजन में लिंग कोशिकाओं का निर्माण होता है जो मादा में अंडाणु यानी ओवम तथा नर में यानी मेल में स्पर्म बनाती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। उसके बाद इसलिए इसको जब आधी रह जाती है इसलिए इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु संयोजित होकर जाइगोट बनाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर दोगुनी हो जाती है, यानी एक नर यानी एक माता से एक पिता से ये जब दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनते हैं तो फिर इनमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से चार संतत कोशिकाएं बनती हैं, यानी ये कोशिका से फिर चार डॉटर सेल बनता है।
चलिए आज ये हम लोग कोशिका को कंप्लीट पढ़ लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक में। थैंक यू।